पिछली क्लास में मैंने एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, फिर सवाल करेंगे। मैंने बताया था यदि कोई रस्सी ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, और ऐसे करके जा रही है कोई वेव, तो माना ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और पार्टिकल यूं यूं उछलेंगे, मान लो, है ना, यूं करके उछलेंगे। तो इस वेव की इक्वेशन हमारी क्या निकली थी? वाई एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो ऐसी वेव होती है उनकी इक्वेशन ये डिराइव हुई थी। यहाँ साइन की बजाय कॉस भी आ सकता है ना, और यहाँ माइनस के एक्स के साथ कुछ फेज और भी आ सकता है। फिलहाल सबसे सिंपल मैंने ये लिख दी। और यदि कोई वेव ऐसे चल रही है, देखिए ऐसे हम यूं करके जर्क दें, तो पहले ये ओरिजिन हो और ऐसे 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 करके जा रही हो, तो फिर इसमें बस मामूली सा चेंज ये आ गया था, वाई एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये प्लस के एक्स हो गया था। याद करो, जो वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जाएगी उसके ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के होंगे, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएगी उसके दोनों सेम साइन के होंगे। ये पिछली क्लास का था। ये डिराइव कैसे हुई थी ये हमने बात करी थी। अच्छा हाँ, मैं पिछली क्लास में एक चीज बताते बताते भूल गया। देखो, जब मैं ये डेरिवेशन करवा रहा था, तो ये डेरिवेशन कैसे किया था, फटाफट देखिए, समझ सको तो। कैसे डेरिवेशन किया था कि ये वेव, ये ऐसे कराया था मैंने, इस लॉजिक से कराया था कि जैसे ये ओ है, लेट ओ पर मौजूद पार्टिकल की इक्वेशन, अच्छा ओ पर जो मौजूद पार्टिकल होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, माना उसकी इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी है ना, ओ पर मौजूद पार्टिकल की इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी है। तो ये डिस्टरबेंस ए पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। तो फॉर पार्टिकल ए वाई एक्स टी, माना ये ए एक्स दूरी पर है, जो ए है वो एक्स दूरी पर है ना, तो एक्स कॉमा टी, तो पार्टिकल ए का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा टी लिखा जाएगा। तो उसी टाइम पर यदि ओ का ऑसिलेशन ये है, तो उसी टाइम पर ए का ऑसिलेशन ये तो नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, जिस टाइम पर ओ, ये ओ के लिए बेटा, लेट फॉर ओ, ये ओ है, ये 0 है, ध्यान रखना, इसे ओ पढ़ना, इसे 0 पढ़ना। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो यदि ओ का ऑसिलेशन आर साइन ओमेगा टी है उसी टाइम पर, तो ए का ऑसिलेशन उसी टाइम पर ये नहीं होगा ना, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों सेम फेज पर है। इसका मतलब तो ये हो गया दोनों का ऑसिलेशन एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होता, ये एनर्जी थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। तो यूं कहेंगे हम कि ओ में और ए में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, ओ में और ए में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस की वजह से उसमें माइनस किया था। और ये फाई क्या चीज है? इन दोनों पार्टिकलों के बीच का फेज डिफरेंस। और पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि यदि हमें पाथ डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मैंने डेरिवेशन कराया था। अब पिछली क्लास में ये तो बता दिया था मैंने, लेकिन मैंने एक बताते बताते भूल गया, ह्यूमन बीइंग हूं मैं, ठीक है, कि मैं इसको एक और तरीके से भी बता सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ये तो समझ में आता है कि हाँ, कि दोनों का फेज सेम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं सर माइनस ही क्यों किया फेज में। हम ये चीज समझ गए कि सेम फेज नहीं है, कि एक वेव जब चलती है तो कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल सेम फेज में नहीं हो सकते। तो चलिए, मेरे पास एक और तरीका है, वो भी बड़ा आसान है। मान लो ये O है और उससे x दूरी पर कोई पार्टिकल T है ना, तो मुझे ये बताइए, देखना सुनना, यदि लेट फॉर O है ये, उसके कोऑर्डिनेट की, उसकी y, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन r sin ओमेगा t है ना, r sin ओमेगा t है माना उसके। तो हम ये भी तो जानते हैं कि जो डिस्टरबेंस O पर है वो डिस्टरबेंस, ये क्या लिखा मैंने, मैं भूल गया, ठीक है, जो डिस्टरबेंस O पर है वो डिस्टरबेंस A पर उस समय नहीं पहुंचेगा, मान लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद तो पहुंच जाएगा। ये बात एग्री करते हो कि नहीं? जो एनर्जी, देखो ये वेव है, एक मिनट देखना, ये वेव है, ऐसे करके समझना, यूं जा रही है। वेव चलती कैसे है? रायता फैलाते हुए चलती है। ये अपनी एनर्जी इसको दे देगी, फिर ये अपनी एनर्जी उसको दे देगी। अब ये देखिए, देख रहे हो, ये एनर्जी आगे खिसक गई, ये एनर्जी थोड़ी फिर आगे खिसक गई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो एनर्जी इधर है वो थोड़ी देर के बाद तो ए पे पहुंच ही जाएगी ना। ये बात एग्री करते हो कि नहीं, ये बताओ। जो एनर्जी ओ की है वो उसी समय पे ए पे नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब सेम फेज में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो पहुंच जाएगी ना। ये बात एग्री करते हो कि नहीं? यानी सेम टू सेम ये जो ऑसिलेशन है, तो बताइए इस एनर्जी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा?
इस एनर्जी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यदि वेव की स्पीड v है तो, यदि वेव की स्पीड v है तो वेव स्पीड को v माने तो बताना वेव को यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करनी है x। तो टाइम टेकन, मेरी लैंग्वेज में सब कुछ लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, टाइम टेकन कि वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करने में उसको t लगेगा, o टू o पहुंचने में, o से लेके a तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मानते हो नहीं? मतलब o की एनर्जी a पे पहुंचेगी लेकिन इतने टाइम बाद। तो पता है, तो देन फॉर ए की इक्वेशन ये r sin ओमेगा टी होगी, ये ए वाली एनर्जी ए पर पहुंचेगी, ए वाली एनर्जी ए पर, ओ वाली एनर्जी ए पर पहुंचेगी सेम टू सेम, लेकिन उस टाइम पे नहीं पहुंचेगी। कितना टाइम और जुड़ चुका होगा, ठीक है, टी प्लस एक्स अपॉन वी। मतलब जो टाइम इस पे था उसमें ये चीज और जोड़ दीजिए। मतलब जो एनर्जी टी इंस्टेंट में यहां पे थी, भाई ये मैंने ओ की इक्वेशन लिखी है कि टीवे सेकंड यदि ओ का डिस्प्लेसमेंट ये था, टीवे सेकंड ओ का डिस्प्लेसमेंट यदि ये था, तो वही डिस्प्लेसमेंट, वही एनर्जी ए पर पहुंचने में इतना टाइम और ले लेगा। मतलब टी तो है ही प्लस एक्स अपॉन वी ए के लिए। तो या फिर ऐसे लिखो, या तो ऐसे मानो कि उसी टाइम पर दोनों सेम फेज में नहीं होंगे, या ये मानो कि ओ की एनर्जी ए तक पहुंचने में उसी टाइम पे तो नहीं होगी, उसी टाइम पर तो नहीं होगी, प्लस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो ये है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सर ये तो उससे मैच ही नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, अभी करेगी। अब आप एक चीज देखिए, हम जनरली कोई फंक्शन, एक बार बताइए, जैसे कोई फंक्शन हो, आपको कोई फंक्शन ऐसे लिख दिया जाए एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। एक चीज बताना, यदि कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है कि एफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 है, तो क्या आप एफ एक्स पता कर सकते हो? ये बताइए, यदि कोई एफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 है, तो क्या आप एफ एक्स पता कर सकते हो? ये बताइए। आपका यदि इसके लिए है तो वो तो बहुत आसान लगेगा। फिर यदि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या एज्यूम करोगे? क्या करें, आप क्या करोगे, एक काम करिए, x प्लस 3 को नया x मान लेते हैं। ये जो x प्लस 3 है उसको एक x फिर से मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x माइनस 3 रखना पड़ेगा ना। आपको x की जगह x माइनस 3 रखना पड़ेगा। तो अब बताइए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप x प्लस 3 को थोड़ा ऐसे समझो, बड़ा x कर दिया मैंने, है ना, ऐसे करके। तो आपने x प्लस 3 को ऐसे लिख दिया। अब 3 इस x को लिखना पड़ेगा, इस x को x माइनस 3। कुछ समझे नहीं है? नहीं। तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स प्लस 3 के रूप में था वो एफ एक्स में कंफर्टेबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता, ये बताओ। यदि कोई फंक्शन आपने एफ एक्स से एफ एक्स प्लस 3 निकालना तो सीखा होगा, लेकिन उल्टा बोल रहा हूं मैं। यदि कोई एफ एक्स प्लस 3 दे रखा है तो उससे एफ एक्स बनाना, ठीक है। तो अब वही चीज यहां अपनानी है। हमने एक ही इक्वेशन निकाल ली, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि यहाँ t नहीं आ रहा, यहाँ t प्लस एक्स अपॉन वी आ रहा है। हम चाहते हैं काश यहाँ पे भी t होता। तो कुछ मत करो, इस t प्लस एक्स अपॉन वी को फिर से t रख दो, एडजस्टमेंट है ना। इस t प्लस एक्स, तो फिर इस वाले t को क्या रखना पड़ेगा, t माइनस एक्स अपॉन वी। तो बताइए हमारी जो फंक्शन है ये y, x को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, लेकिन इसको t लिख दिया, r साइन ओमेगा टी। लेकिन अब इस t को क्या लिखना पड़ेगा, t माइनस एक्स अपॉन वी। अब हमारी इक्वेशन देख रहे हैं ना, फंक्शन किस में आ गया, x कॉमा टी में आ गया। x कॉमा टी में एक ही इक्वेशन को ये एडजस्टमेंट कर दिया। अब उसको सेट कर लो, r साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। देखो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा वी इंटू एक्स। अब आप यदि जानते हो तो ओमेगा अपॉन वी के होता है, ये ना के होता है, याद दिला देता हूं, भूल गए होगे। देखो कैसे, आपका देखो ओमेगा अपॉन के निकाला था हमने, वी आया था, आप भूल गए ना, याद दिलाता हूं। देखिए ओमेगा अपॉन के करते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा।
तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा ऊपर पहुंच गया, न्यू लैम्डा, तो ओमेगा अपॉन के हो गया वी। तो ओमेगा अपॉन वी के हुआ या नहीं हुआ? तो इस ओमेगा अपॉन वी को के लिख दोगे तो गौर से देखो वही इक्वेशन आ गई। तो आप प्रोपेगेटिंग वेव की इक्वेशन या तो ऐसे डिराइव कर लो या ऐसे भी डिराइव कर सकते हो। ऐसे डिराइव करने में क्या अप्रोच रखी थी? ये रखी थी कि यदि ओ का ऑसिलेशन यदि ये है टी समय पे, ओ का ऑसिलेशन टी में सेकंड ये है, तो उसी टाइम पर ए का ऑसिलेशन ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम फेज के नहीं है, या तो कुछ फेज माइनस करो। या दूसरा एटीट्यूड क्या रखा कि ए चाहता है कि मुझे ओ जैसी एनर्जी मिले, ए चाहता है मुझे ओ जैसी एनर्जी मिले, तो ए को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यदि ओ की इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी है तो ए वाली एनर्जी ये ओ वाली एनर्जी ए पर पहुंचेगी, सेम टू सेम पहुंचेगी, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं पहुंचेगी। इतना डिस्टेंस यानी टी प्लस एक्स अपॉन वी इतना टाइम और ले चुकी होगी। अब आपको जो समझ में आए वो समझ के रख लेना, मैं फिलहाल इस पे सवाल कराने जा रहा हूं। हाँ, इस पर सवाल रह गए थे एक्चुअली। ये देखिए बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा 15.8, एक्सरसाइज का 15.8, एक्सरसाइज का 15.8। वो कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमको y x t। अब तो हमें ये पढ़ना आ गया ना, y x t दे रखी है 3 sin 36t माइनस 0.018x प्लस पाई बाई 4। ये इक्वेशन हमको दे रखी है और x और y सेंटीमीटर में है और t सेकंड में। ये लिख रहा है इसमें x and y are in centimeter, t is in second. The positive direction of x is from left to right. मतलब लेफ्ट से राइट जाएगी यदि वेव, तो ये वाली जो लेफ्ट से राइट, तो ये तो हो गई पॉजिटिव x, और राइट से लेफ्ट जाएगी तो इसको नेगेटिव x मानना है। ये सवाल बोल रहा है, ठीक है। तो उसने कुछ पूछा है क्या ये ट्रेवलिंग वेव है या नहीं, स्टेशनरी वेव है क्या। यदि ट्रेवलिंग है तो इसकी स्पीड निकालो, डायरेक्शन निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, इनिशियल फेज निकालो। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले आप क्या करिए, क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पर हो, तो आप एक काम करिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसको इसमें या इस अंदाज में सेट कर लीजिए, जिस भी अंदाज से वो मैच कर रही है। इसको आर लिख लीजिए, इसको साइन लिख लीजिए, और टी के कॉफिशिएंट को ओमेगा लिख लीजिए। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा होगा, एक्स के कॉफिशिएंट को के लिख दीजिए और इसको एक्स लिख दीजिए, समझ रहे हो ना, के एक्स, और प्लस इसको फाइव लिख दीजिए। पहले आप जब आप होशियार हो जाओगे ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसी से कर दोगे। लेकिन चलिए, मैंने इसको ऐसे सेट करके लिख दिया, इस इक्वेशन को ऐसे सेट करके लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की पहचान क्या थी कि उसमें ओमेगा टी के एक्स दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, और आ रहे नहीं आ रहे, दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, सेपरेट नहीं आते। तो ये ट्रैवलिंग वेव है। और आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, अगली हिंट, अगला क्वेश्चन पूछ के तो हर बच्चा बता देगा, इज दिस अ ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। अब बच्चा यहां सोचेगा जिसने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे क्या लिखा है? इफ इट इज ट्रैवलिंग, व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन। इफ इट इज ट्रैवलिंग, तो बच्चे को तो इतने को गैस कर ही लेता है, खाली ट्रैवलिंग ही होगी, तभी वो पूछ रहा है, क्वेश्चन चेप रहा है, तो भी ये ट्रैवलिंग है। अच्छा, अब यदि ये ट्रैवलिंग है तो उसने दो चीज पूछी है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ और स्पीड बताओ। तो चलिए, आप में से कौन बताएगा, इससे मैच कर रही है या इससे मैच कर रही है? इक्वेशन इससे मैच कर रही है, क्योंकि दोनों टर्म अपोजिट साइन के आ रहे हैं, दोनों टर्म अपोजिट साइन के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, क्योंकि जिसमें ओमेगा टी और के एक्स एक जैसे साइन के ना है, तो ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है। और पॉजिटिव एक्स यानी दैट इज लेफ्ट टू राइट। आपको ये आंसर बोलना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन, एक तो ये ट्रैवलिंग वेव है, आंसर दे रहा हूं, यस यस इट इज ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, यानी दैट इज लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब इसने पूछा स्पीड बताओ, अब स्पीड बताएंगे। अब बताओ, यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो ओमेगा कितना हुआ? ओमेगा हो गया 36, क्योंकि जो टी का कॉफिशिएंट यहाँ 36 है, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है। और के कितना हो गया हमारा? इसमें एक्स का कॉफिशिएंट के है और इसमें एक्स का कॉफिशिएंट 0.018 है। अब रह गई थोड़ी यूनिट की कलेस, यूनिट समझाता हूं आपको।
देखो ये जो है, आप ये बताइए ओमेगा टी के एक्स प्लस वाई, ये सब रेडियन ही होगा ना, रेडियन रेडियन रेडियन। होमोजेनिटी लगाओ, ये साइन के अंदर एंगल होते हैं ना, एंगल में एंगल घटेगा और एंगल ही जुड़ेगा। तो इसका मतलब सुनिए, ओमेगा और इंटू टी ये रेडियन है मिलके, के इंटू एक्स ये भी रेडियन है मिला के। हमें सपोज करो के की यूनिट नहीं पता, एक्स की यूनिट नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि कॉम्बिनेशन में रेडियन देना पड़ेगा। ओमेगा की नहीं पता, टी की नहीं पता, रेडियन होगा। अब बताइए, तो ओमेगा की यूनिट रेडियन अपॉन टाइम हो गई, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो ये 36 रेडियन पर सेकंड हुआ। अब ऐसे ही के इंटू एक्स रेडियन है, तो के की यूनिट रेडियन अपॉन एक्स होगी, और एक्स हमें सवाल में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये जो है ये रेडियन पर सेंटीमीटर है, यानी समझ गए कि नहीं, ये रेडियन। अब ऐसे ही समझ लो दोबारा, के इंटू एक्स ये रेडियन पर सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, तभी तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा और मिलके रेडियन बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है के की यूनिट चीजें समझ में आ गई। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि स्पीड आप ओमेगा अपॉन के से भी निकाल सकते हो, थोड़ी देर पहले अभी अभी मिटाया है मैंने कि ओमेगा अपॉन के से भी स्पीड निकाल सकते हो। अब ओमेगा आपके पास है 36 रेडियन पर सेकंड, और के कितना है, इसको पावर में लिखूं 18 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया हमारा 18×36 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 20 मीटर पर सेकंड। होपफुली ये बताओ यहां तक सब समझ में आया कि नहीं, फिर मैं आगे बात करूं। ये क्वेश्चन सब समझ, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कि डायरेक्शन कैसे पिक करी मैंने, कैसे पता करी, स्पीड कैसे निकाली है, कौन ओमेगा है, कौन के है, किसकी क्या यूनिट है। कुछ डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हो बेटा, कोई डाउट, सबको समझ में। भूमिका और सुहानी ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी सब भी कर दो रिस्पॉन्ड, ताकि मुझे लगे कि हाँ समझ रहे हो और मैं समझा रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तुषार को भी आया, ठीक, कुलदीप को भी। चलो बाकी लोग बोलने को तैयार ही नहीं है, विधि ने भी बोल दिया, चलो थैंक यू बेटा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, एम्पलीट्यूड दैट इज आर, वो है 3। लेकिन 3 क्या, देखो 3 इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ये इस पूरे की 3, तो यानी वाई की यूनिट है कि वाई सेंटीमीटर में बदलता है, 3 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ओमेगा आपका ये है, सुनो, ओमेगा आपका 36 रेडियन पर सेकंड है ना, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो 36, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 36 अपॉन 2 पाई। प्लीज इसे तो आप सॉल्व कर लेना है ना, पाई भाई का चक्कर है वो सॉल्व कर लेना। उसने पूछा है सी, क्वेश्चन नंबर सी पूछा है उसने कि, एक मिनट, सी क्या पूछा है उसने पूछा है व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन। देखो इसको बोलते हैं फेज ऑफ द वेव, इस पूरे ब्रैकेट को। जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे तो इतना फेज होता था, मतलब जो भी साइन कॉस के अंदर आता था उसे फेज बोलते थे। अब फेज कितना है बेटा, सिंस फेज कितना है, फेज है हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैंने खाली आधा लिखा है, फेज पूरा शब्द है फेज ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट, फेज ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजीशन। अब सुनिए उसने क्या पूछा है नाउ, उसने बोला है इनिशियल फेज निकालो। अब इनिशियल फेज का मतलब, अच्छा बताइए v बराबर u प्लस एडी आप पढ़ते हो है ना, बताइए इनिशियल वेलोसिटी निकालो। एक मिनट, इस v को ऐसे लिखने की आदत डाले, है ना, जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल का मतलब होता है वो वेलोसिटी जब t इक्वल टू 0 है, जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। तो आप t की जगह 0 रख के तो देखिए, a इंटू 0 क्या आ गई, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, u। अरे कुलदीप भाई t की जगह 0 रखना है आपको, तो जैसे ही मैंने t की जगह 0 रखा तो यहां रख दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी u ही तो होती है ना। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो इनिशियल वर्ड का मतलब होता है वो वैल्यू जो t इक्वल टू 0 पर हो। तो इनिशियल फेज पूछा है उसने इनिशियल फेज, दैट इज इनिशियल फेज का मतलब दैट इज t इक्वल टू हमें क्या रखना है, 0। फिर एक और चीज पूछा है उसने, इनिशियल फेज
एट ओरिजिन। अब ओरिजिन वर्ड दे दिया तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो ये जो हमारा फेज था ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इसमें टी की वैल्यू 0 रख दीजिए क्योंकि इनिशियल पूछा है, और एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए क्योंकि एट ओरिजिन पूछा है। तो केवल क्या रह गया, 5। और 5 की वैल्यू कितनी है सवाल में, π/4। तो ध्यान रखना ये क्या चीज होती है, फेज ऑफ वेव, और ये क्या चीज होती है, इनिशियल फेज एट ओरिजिन। ये सवाल को करने के बाद पता चला इनिशियल फेज एट ओरिजिन। तो इनिशियल वर्ड यहां डाल दिया और ओरिजिन वर्ड यहां डाल दिया, क्योंकि यहां वेव में चलेगा ये कौन सा पार्टिकल किस इंस्टेंट पर। और लास्ट क्वेश्चन डी, उसने ये बोला है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इन वेव। जैसे ये कोई वेव है ना, तो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो, इनडायरेक्टली वो वेवलेंथ पूछ रहा है। वो चाहता तो ये बोल देता कि वेवलेंथ निकालो, लेकिन आप बताइए लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, लैम्डा ही तो होती है, लैम्डा ही तो होती है, तो लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा कैसे निकाल सकते हो, देखो आप फ्रीक्वेंसी यहां निकाल चुके हो, स्पीड यहां निकाल चुके हो, तो न्यू लैम्डा इक्वल टू वी का प्रयोग कर सकते हो। एक तो ये प्रयोग कर सकते हो फॉर्मूला, न्यू लैम्डा इक्वल टू वी, क्योंकि देखो न्यू यहां निकल चुका है, वी यहां निकल चुका है। या फिर एक और चीज यूज कर सकते हो, हमारा k बराबर 2π/λ होता है या नहीं, एंगुलर वेव नंबर। अब तो तुम्हारे पास k भी मौजूद है, लैम्डा निकाल लेना है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, उसमें से निकालोगे तो लैम्डा सेंटीमीटर आएगा, इससे और इससे निकालोगे तो लैम्डा मीटर में आ जाएगा। यदि इन दो वैल्यू का प्रयोग करोगे तो लैम्डा मीटर में आ जाएगा। ये सवाल हुआ। अब इसका बिल्कुल सिमिलर सवाल है, वो आप अपने आप करिएगा, वो एक्सरसाइज का सवाल है, एग्जाम्पल 15.2। मैं पढ़ देता हूं, आप खोलना चाहो, मेरे में तो पेज नंबर 368 है। अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब बाय ये, एक फंक्शन दे रखा है इन विच न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो एसआई यूनिट में है। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो इसका उल्टा कर दोगे तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, है ना। और क्या पूछा है उसने, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस दिस एट टाइम। अच्छा, ये वाला पोर्शन मैं करा देता हूं, है ना। चलिए बाकी चीजें तो आप कर लोगे, ये मैं करा देता हूं, इसे मिटाऊं, ठीक है। ये चीज हमारा सवाल है एग्जाम्पल 15.2, जो मेरे कराने लायक है वो मैं कराऊंगा। 15.2 वो कह रहे हैं अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग, वेव फंक्शन दे रखा है हमको बाई एक्स टी इक्वल टू 0.005 साइन, ओके, 80x माइनस 3t। सारी चीजें इसमें ऐसा यूनिट में, मतलब ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है। तो पहले आप क्या करिए, यदि आपको अभी आदत नहीं पड़ी है तो पहले आप इसको उससे मैच कर, जैसे इसको आर लिख लीजिए, यदि यहाँ साइन है तो साइन लिख लीजिए, यदि यहाँ कॉस होता तो मैं कॉस लिखता, जो पहले एक्स के कोफिशिएंट को के लिखिए। तो ये रटना नहीं है कि नहीं पहले ओमेगा ही लिखना है ना, अब इसमें के एक्स पहले है ओमेगा टी बाद में, तो भी ये ट्रेवलिंग वेव है। किस डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है। ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इससे के निकाल लेना, इससे ओमेगा निकाल लेना, वो काम आपका है। मैं इसमें जो नया चीज पूछी है, उसने बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द वेव। मान लो ये कोई वेव रही होगी, रस्सी रही होगी, मान लो, हाँ रस्सी रही है क्योंकि ऊपर बोला है उसने कि ये वेव रस्सी में है, तो उसने बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वाई, यानी 30 सेकंड के बाद यहां से कोई पार्टिकल होगा यहाँ पे, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर पर, ये उसका एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, ये कहां होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, ये बताना है आपको। सवाल समझ में आ गया कि 30 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है, ये 30 सेंटीमीटर पर, ये 20वें सेकंड कहां होगा, ऊपर होगा, यहां होगा, यहां होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहाँ कहां होगा, है ना। तो चलिए करना क्या है, ये फंक्शन ही यही है कि तुम मुझे एक्स और टी दो, मैं तुम्हें वाई दूंगा। तो चलिए इसमें या उसमें डाल देते हैं अब तो वैल्यू, तो बताना वाई, एक्स की जगह रखूंगा मैं 30 सेंटीमीटर, नहीं 0.3 रखना पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, लेकिन जब सारी चीजें मीटर में है तो ये हो गया 0.3 मीटर। तो एक्स की जगह तो 0.3
और टी की जगह 20 सेकंड रखना है बस। तो ये रहा 0.005 साइन 80 और x की जगह क्या रख दो 0.3, x की जगह 0.3 -3 और t की जगह क्या रख दो 20। तो ये हो गया 0.005 साइन 8 है 24, ये हो गया 24 माइनस ये 60, 24 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? आंसर नहीं सही चल रहे हैं, ठीक है। 0.0 24 3 60 और कितना हो गया ये बेटा ये कैलकुलेटर भी करना पड़ेगा फिर। अब मेरा एक ही कैलकुलेटर है, वो मोबाइल में लगा है, वो मोबाइल यहाँ लगा है पोर्ट में। तो ये हो गया साइन और ये 24 में से 60 गए, कितने बचा -36 ना, माइनस बाहर कर दो माइनस, अच्छा माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो यानी ये पॉइंट नीचे होगा कुछ, तो 0.05 साइन 36 रेडियन, ध्यान रखना रेडियन है ये, रेडियन है ये 36 रेडियन। अब आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके, ये ध्यान रखना क्योंकि सारी यूनिट रेडियन, इसे सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही लोगे। और नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ये चैप्टर पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिलीव मी, आपको ये सरेंडर कर देना चाहिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हम वेव जैसे टॉपिक में आज की डेट में ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, ठीक है। तो मेरा जो पार्ट था ये माइनस में कुछ आएगा, माइनस का मतलब अपनी मीन पोजीशन से कुछ नीचे होगा, कुछ नीचे जो भी आएगा। अच्छा यदि ये कंफर्टेबल वैल्यू दे देते तो हम अभी निकाल देते। तो ये हो गया। आइए एक सवाल और करते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 15.10। अब वो वापस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, बाकी चीजें तो आप निकाल लोगे ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसमें, ठीक है। अब आया अगला सवाल जो मैं करा रहा हूं 15.10 एक्सरसाइज का है, बहुत आसान सवाल है ये भी। देखिए एक ट्रेवलिंग वेव दे रखी है y x t इक्वल टू 2 cos 2 pi tan t माइनस 0.0080 x प्लस 0.35। ओके चलिए, सवाल बचा हुआ पीछे, वो कह रहा है एक्स और वाई सेंटीमीटर में है, टी सेकंड में है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट बोल दीजिए, 2 पार्टिकल बोल दीजिए, है ना भाई, जैसे रस्सी है ना, ये 2 पार्टिकल बोल दीजिए, 2 पॉइंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो हमको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है उन 2 पॉइंटों के बीच में सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन फिर समझाता हूं। वो कह रहा है ये रस्सी है और रस्सी में यदि कोई 2 पार्टिकल, इमेजिन करो एक ये और ये, वो कह रहा है यदि ये 4 मीटर की दूरी पर हो। अच्छा यदि रस्सी में जर्ग भेजेंगे तो मान लो जर्ग खूब आगे तक चले गए, तो ए भी ऑसिलेशन कर रहा होगा, बी भी ऑसिलेशन कर रहा होगा। तो सवाल ये कह रहा है यदि ए और बी आपस में 4 मीटर की दूरी पर हो तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। पहले तो मुझे आप लोग बताइए, फटाफट बताइए इसमें ओमेगा कितना है, जल्दी बताइए, ओमेगा जानना चाहता हूं। नेशन वांट्स टू नो, इस इक्वेशन को देख के बताइए हमारा ओमेगा कितना है। देखता हूं कि मुझे नीचे ही लिखनी पड़ेगी या आप देख के बता सकते हो ओमेगा कितना है। भूमिका, वेदरवी ने आंसर लिखा, सुहानी, सब गलत हो गए। सवाल खेल गया बेटा आपके संग और आप आगे लपेटे में, चपेट लिया सवाल ने अपने संग, पहली बॉल पे आउट हो गए, है ना। आपको लगा, हाँ शिल्पा ने ठीक बताया, शिल्पा ने ठीक बता दिया। बाकी बताइए 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 बेटा, अब ठीक बताया भूमिका ने। चपेट ये दिया, इसको पहले ऐसे लिखो 2 cos, इस 2 पाई को अंदर घुसाओ पहले, 2 पाई को अंदर, ये खेल गया सवाल आपके संग और आप आगे चपेटे में। 20 पाई टी माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 0.016 पाई एक्स प्लस 35 दूनी 70.7 पाई। देखना बेटा पल्ले पड़ा है या नहीं कि सवाल आपके संग क्या खेला था। ये 2 पाई, अब आप इसको इस जैसी इक्वेशन के साथ सेट करो। मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी ना, 20 पाई आएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 दूनी 16, ये यहां सेट हो जाएगा, पाई प्लस 0.7 पाई, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अब आप इस सवाल को करना यदि कुछ ऐसा हो तो, हालांकि उसने ये सब पूछा ही नहीं है, लेकिन इस सवाल से मैंने आपको ये मदद कर दी कि सवाल ऐसे भी खेल जाता है।
ठीक, अब सुनिए, हमें केवल के की जरूरत पड़ेगी इस सवाल में जो हम करने जा रहे हैं। तो के कितना है हमारा? के है हमारा 0.016 पाई रेडियन पर सेंटीमीटर। ये हमारा के आ गया निकल के। वही के जो हमारा 2 पाई बाई लैम्डा भी होता है। ठीक है, हमसे कोई वेवलेंथ पूछेगा तो हम वेवलेंथ भी कंपेयर करके निकाल देंगे। अब सवाल क्या पूछा है, आपको ध्यान हो पिछली क्लास में से देख लेना कि हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल टू एक फॉर्मूला डिराइव किया था लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, कि यदि हमें दो पॉइंटों का फेज डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका उल्टा यूज करो तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यदि हमें किन्हीं दो पॉइंटों का पाथ डिफरेंस पता हो, याद करो पिछली क्लास में एक डेरिवेशन सा कराया था कि तुम मुझे इन दो पॉइंटों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ, मैं पाथ डिफरेंस बता दूंगा। ठीक, अब बताइए पहला सवाल, यदि ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस 4 मीटर है, ए और बी का, तो क्या ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस ये 4 मीटर पाथ डिफरेंस ही तो है ए और बी का? बताइए, ए और बी का पाथ डिफरेंस ही तो है। उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि ये पाथ डिफरेंस है, लेकिन आप खुद फील करो, पाथ डिफरेंस समझाया ही यही है कि जब दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच के गैप को उनका पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो अब आप बताइए, यदि मैं पाथ डिफरेंस 4 मीटर रख दूं तो आ जाएगा ना निकल के। एक चीज और, इसको के मतलब हम क्या करेंगे, इसे के लिख लो, हम जरूरत के हिसाब से ये या ये कोई भी यूज कर लेंगे। तो अब बताइए, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं पहले के लिए, 5 बराबर के इंटू पाथ डिफरेंस। के कितना है हमारा? के है हमारा 0.016 पाई, ये के है। और पाथ डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखना ये रेडियन पर सेंटीमीटर में के, और पाथ डिफरेंस कितना है? 4 मीटर। तो इसको 400 सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि सेंटीमीटर में करूंगा तभी ये सेंटीमीटर कटेगा। अब बताइए कितना आंसर आ गया? 2 जीरो यहां दे दो, 16 चौका 64, 6.4 पाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी ए और बी के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 6.4 पाई होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा सवाल है इसी का दूसरा, वो कह रहा है नहीं, यदि ये 0.5 मीटर होती तो 0.5 मीटर रख देना, कर देना। तो मैं तीसरा करा रहा हूं। तीसरा कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 हो तो। अब आप क्या करिए, कोई नहीं, अब मैं इसको ना यूज करके इसको यूज कर ले, क्यों, क्या फायदा रहेगा? तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस दे रखा है लैम्डा बाई 2, तो पाथ डिफरेंस को लिख दीजिए लैम्डा बाई 2। तो अब इसमें ये होगा कि लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो तुम्हें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, आंसर आ गया पाई। ये हो गया हमारा पाई। तो चलिए अब आ जाइए, अगला टॉपिक लेते हैं। अगले दो टॉपिक बहुत ही आसान है और आपको पढ़ने एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन पढ़ने हैं। एग्जाम में नहीं पूछे जाते पर पढ़ने मतलब, क्योंकि जो तीसरा टॉपिक आएगा उसमें वो दोनों कंसेप्ट के बिना पढ़ा नहीं जा सकता। तो टॉपिक है हमारा पहला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये वर्ड बना है ओवर, मतलब सुपर इम्पोज से। सुपर इम्पोज से एक्चुअली क्या होता है, इधर से एक बस जा रही है या ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये दो पार्टिकल आ रहे हैं, जब ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो यहां वर्ड यूज करते हैं कोलाइजन, कोलिजन, कोलाइजन, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज करते हो, ये टकराते हैं। तो ये ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे में घुसती नहीं है ट्रेनें, है ना। लेकिन जब दो वेव ऐसे आ रही होंगी, इनकी बजाय ऐसे करके चलो आवाज तो नहीं करेंगी, दो वेव भी तो आ सकती है। आइए देखते हैं यहां क्या सीन क्रिएट होता है। तो देखिए, यदि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, एक रस्सी है सीधी, उसमें एक जर्क ऐसे आ रहा है और एक जर्क ऐसे आ रहा है, ये दो जर्क, मान लो इस वेव फंक्शन को या इस वेव को मैंने y1 नाम दे दिया और इसको नाम y2 दे दिया। y1 वेव, इमेजिन करो एम्पलीट्यूड भी सेम आ रहा है, ए एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है मान लीजिए, ये वेव जा रही है और अभी एनर्जी लॉस कंसीडर मत करना। तो ये दो वेव आ रही हैं, दो वेव पल्स, दो एनर्जी ऐसे आ गई। अब क्या होगा, वेव चलती कैसे है, चलती कैसे है वेव, रायता फैला के, है ना, रायता। अब ये अपनी एनर्जी इधर दे देगा, फिर ये अपनी इधर दे देगा, अपनी इधर ऐसे चलती है, ये अपनी एनर्जी इधर दे देगा। या फिर दोबारा समझिए, मान लो जस्ट नेबरहुड पार्टिकल, इसको देखिए, मान लो इस क्रॉस को, ये क्रॉस ना रस्सी का अगला पार्टिकल है,
ये थोड़ी दूर के पार्टिकल है, या रिबन मान दीजिए। तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद ये यूं हो जाएगा ना, बोलो जब ये खिसके की तो ये क्रॉस यहां आ गया कि नहीं आ गया, मतलब अब ये उठ गया ऊपर, मतलब ये अपनी एनर्जी इसको दे देगी, ये इसे उठा देगी, ऐसे ये अपनी एनर्जी अपने क्रॉस अपने अगले पार्टिकल को देगी, तो जो अभी नीचे बैठा हुआ है वो थोड़ी देर बाद ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये एनर्जी इसको देगा, और मान लो ये एनर्जी लॉस नहीं है तो ए एनर्जी ए एम्पलीट्यूड से उठने लगेगा, इसको देगा तो ये भी ए एम्पलीट्यूड से ऊपर उठेगा, तो सेम दोनों आगे बढ़ रही होगी रायता फैलाते हुए। अब उस सीन को समझिए, व्हेन द टू वेव्स आर एट द वर्ज ऑफ ओवरलैपिंग, अभी ओवरलैपिंग हुई नहीं है पर एट द वर्ज आ गए, है ना, कभी तो मिलेंगी। अब ये कैसे आगे बढ़ रही थी, ये हर अगले पार्टिकल को ऊपर उठाती थी, हर अगले पार्टिकल को ऊपर उठाती थी, है ना। तो अब इस क्रॉस को देखिए, रस्सी के इस पार्टिकल को फील करिए, इस पॉइंट को, इसके तो मजे आ गए, दोनों हाथ में लड्डू है ना। दो, जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी आदमी की दो शादी हो जाए, दो गर्लफ्रेंड होते हैं, तो दोनों ये भी ऊपर उठाएगी, ये भी ऊपर उठाएगी इसको, है ना, ये भी ऊपर उठाएगी, ये भी ऊपर उठाएगी इसको, ठीक। तो इसके तो मजे आ गए, दोनों सेम फेज में और एनर्जी दे रहे हैं। तो अब मैं एनिमेशन तो नहीं बना सकता, लेकिन आप अच्छे से समझ सको, मैंने कुछ एनिमेशन ही डेमोन्स्ट्रेशन भेजे हैं, उनको प्लीज देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती, उनको देखा करो, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा होगा, और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कभी कोई शर्म नहीं होती यार, मैं थ्योरेटिकल काफी अच्छा स्किल दे सकता हूं अपना मैक्सिमम जो मुझ पे आता है, लेकिन एनिमेशन डेमोन्स्ट्रेशन लायक हर जगह नहीं दे सकता ना, इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तो मैंने जो लिंक भेजे हैं आप उन्हें देखा करो, क्योंकि वेव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितना यहां विजुअलाइजेशन आप देख पाओगे उतना अच्छा समझ पाओगे, और आप उस एरा में जी रहे हो। हमसे पूछो हम किस कठिन परिस्थितियों से इन चीजों को सीख के आए, मास्टर कुछ समझा रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, जबरदस्ती गर्दन हिला रहे हैं, हाथ से यूं कर रहा है, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा बेटा, यदि कोई मास्टर यूं कहे कि देखो ये वेव ऐसे जा रही है, यूं आप सोच के देखो उस पेन को। लेकिन आप तो कम से कम उस चीजों को, यदि नीयत साफ है आपकी, फिजिक्स के प्रति प्यार है, तो एटलीस्ट उनको देखो, ठीक है। लिंक में डाल दूंगा, वैसे पता नहीं मेरे पास वो वीडियो सेव है, वो कहां से उठाई थी मैंने वो मुझे नहीं पता, जो लिंक होगा मैं डाल भी दूंगा इसमें, ठीक। अब देखिए ये भी इसे ऊपर उठाएगा y1 भी, और y2 भी इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, चेष्टा नहीं करेगा, उठाएंगे, ठीक। अब देखिए स्लो मोशन में ये y1 इसे उठा रही है उस क्रॉस को, ये क्रॉस उठ रहा है ठन है, बैकग्राउंड म्यूजिक देख सकते हो ये। अब देखिए थोड़ी देर के बाद आप देखना ये इतना उठ चुका होगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये पल भर के लिए है, पल भर के लिए। चलिए अब इधर देखिए, अब उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, तो अब देखिए, तो क्या बता रहा था, ये दोनों वेव पल्स आई, इसके मजे आ गए इस क्रॉस के, अब ये ऊपर उठेगा, दुगनी एनर्जी से उठेगा, क्योंकि इसने भी ए एम्पलीट्यूड, इसने भी ए एनर्जी ऊपर उठा दिया, तो ये क्रॉस तो ऊपर उठ गया, और इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a, कितना हो गया 2a। अभी हम एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेव, क्योंकि ना यहाँ आपको y1 दिख रहा है ना y2 दिख रहा, दोनों मर्ज हो चुकी हैं एक दूसरे में, ओवरलैप हो चुकी हैं, सुपर इम्पोज हो चुकी हैं। अब आप समझना स्टार्ट करिए। और एक और चीज बताता हूं, केवल वायर यहां नहीं है, जितना हिस्सा ओवरलैप कर चुका है, जैसे इतना हिस्सा, ये भी वाई आर है, यानी y1 और y2 का वो हिस्सा जो एक दूसरे में मर्ज हो चुका है, उसको रिजल्टेंट वेव बोलना है हमें। जितना ओवरलैप नहीं हुआ वो इंडिविजुअल सेक्शन है। अब रुक जाओ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दोनों वेव चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, पल भर के लिए ये सीन आया। प्लीज इस एनिमेशन को दोबारा देखना आप, वीडियो को, सॉरी एनिमेशन तो मैंने कोई भेजा ही नहीं है, एक्चुअल वीडियोस डेमोन्स्ट्रेशन भेजे मैंने, ठीक। अब देखना थोड़ी देर के बाद, अब देखिए क्या हो रहा होगा, ये क्रॉस फिर नीचे आ रहा है, लेकिन अब ये y2 है और अब ये y1 है, वो अपने रास्ते, ये y1 और ये y2, यानी सुपर इम्पोज होने के बावजूद भी किसी भी इंडिविजुअल वेव ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, सब जिंदा थी, लेकिन वो वहां मर्ज होते हुए ना y1 दिख रही ना y2, आपको रिजल्टेंट वेव दिख रही। और हाँ, अभी भी जितना हिस्सा सेपरेट नहीं हुआ है, जैसे इतना हिस्सा सेपरेट हो गया तो वो y1 बोला जाएगा, लेकिन जितना हिस्सा अभी भी मर्ज है वो yr ही है। देखिएगा प्लीज बेटा। अच्छा, क्या दो ट्रेनें ऐसे पास आउट हो सकती थी?
और एक ही पटरी है, नहीं हो सकती थी ना। तो वेव में लेकिन ऐसा हो जाता है, वेव ऐसा कर देती है। लेकिन अभी कहानी में एक और चीज, केवल आप इसी एग्जांपल से कोई डिसीजन मत लेना। अभी मान लीजिए एक वेव ऐसे जा रही है, वेव पल्स, और एक उसके अपोजिट फेज में आ रही है। देखो बेटा, मैंने वर्ड बोला अपोजिट फेज, इसे अपोजिट फेज बोलते हैं। मेरे ये दोनों हाथ अपोजिट फेज में चल रहे हैं। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन, ये वेव इधर जा रही है पॉजिटिव एक्स, ये जा रही है नेगेटिव एक्स। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन तो ये भी थी, ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन का है, पता ना y और y1 और y2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हाँ, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, लेकिन फेज सेम है उनका, दोनों ही ऊपर थी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रही है और अपोजिट फेज भी है, इसको अपोजिट फेज बोलते हैं। जब वेव पलट जाती है, वेव पलट जाती है, ठीक है। और अभी धीमे धीमे पढ़ो, मैथमेटिक्स भी समझाऊंगा। अब ये वेव इधर जा रही है, लेट दिस इज y1, दिस इज y2। इमेजिन करो दोनों का एम्पलीट्यूड a है, दोनों का एम्पलीट्यूड a है। तो फिर से वही वेव के चलने का अंदाज कैसा होता है कि वेव आगे रहता फैलाते हुए चलती है। जैसे ये आगे कोई पार्टिकल है, रिबन है, तो ये एनर्जी थोड़ी देर में उस पर पहुंच जाएगी, फिर थोड़ी देर इस पे पहुंच जाएगी, ऐसे ही। यानी ये वेव इसको थोड़ी देर बाद ऊपर उठा देगी, फिर ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे ये आगे चल रही होगी तो ये इस पार्टिकल को नीचे गिरा देगी, क्योंकि ये नीचे से आ रही है, ये इसको थोड़ी देर बाद नीचे गिरा देगी। ऐसे चल रहा है। अब उस वर्ज को देखिए जहां पर दोनों बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ मीट आ चुके। ये रहा y1, इतनी है वेव y1 इतनी, और इतनी है y2, ये y1 y2। अब आप इसको देखिए, अब की बार रजिया गुंडों में फंस गई है ये क्रॉस, क्योंकि इस पार्टिकल को ऊपर भी उठाया जा रहा है और नीचे भी गिराया जा रहा है। ऊपर a एम्पलीट्यूड से उठाने की कोशिश कर रहा है y1, और उसी पार्टिकल को y2 नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा एनिमेशन में इसमें बना नहीं पाऊंगा, इसलिए वीडियो भेजिए। तो पता है जब तक ये ओवरलैप रहेंगी, एक स्टेज ऐसा आएगा कि पल भर के लिए ये रस्सी फ्लैट हो जाएगी, पल भर के लिए, फॉर इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर था। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक एम्पलीट्यूड बड़ा रखूं और एक छोटा रखूं, इसको बड़ा ए और इसको छोटा बी बनूं, तो फिर थोड़ी सी वेव खुल जाएगी ऐसे, ये a माइनस बी। लेकिन अभी तो मैं सेम लेके चल रहा हूं, तो पल भर के लिए वेव फ्लैट हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, मर्ज हो गई, दोनों की एनर्जी एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव, यहां इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। ये डिस्ट्रक्टिव वेव में सुपर इम्पोज हुई। लेकिन मजे की बात है, कोई भी वेव का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, कोई जादू नहीं है, दिस इज ओनली फिजिक्स। वो वेव अपने रास्ते निकल जाएगी, ये वेव अपने रास्ते। इज इट ओके? y1 ऐसे निकल गई, y2 ऐसे निकल गई, ऐसे पास आउट हो जाती है दो वेव, पास आउट। और जब वो पास होती हैं, एक दूसरे को मर्ज करती हैं, तब हम रिजल्टेंट वेव बोलते हैं उसको। कैपिटल R स्टैंड फॉर रिजल्टेंट वेव। और जो सुपर इम्पोज हो रही होती है उन्हें कंपोनेंट वेव बोलते हैं। और यहां भी अब देखिए, अब मैंने दोनों सिनारियो दिखा दिया। रिजल्टेंट वेव कंस्ट्रक्टिव वेव में भी निकल के आ सकती है, डिस्ट्रक्टिव वेव में। ये डिपेंड करेगा कि दोनों वेव जो ऐड हो रही है वो किस फेज में जुड़ रही है। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं, यदि ये पत्थर है, बताओ मैंने उस पर 5-5 न्यूटन की 2 फोर्स लगाई, तो कितना रिजल्ट आएगा? आप कहोगे सर पहले डायरेक्शन बताओ, क्योंकि यदि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ऐसे जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 10 न्यूटन। और यदि 5 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स ऐसे जोड़ूंगा तो रिजल्ट आएगा 0। तो यहां करते थे वेक्टर सम, यहां पर भी वेक्टर सम करेंगे। तो यानी यदि आपको बताना, यदि मैं यहां पर स्पेशली इसके लिए सेंटेंस बनाऊं तो रिजल्टेंट वेव ऐसे नजर आ रही है कि दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों कंपोनेंट वेवों के, एक कंपोनेंट वेव ये रही, एक कंपोनेंट वेव ये रही, दोनों जुड़ गए। और यदि इसको देखूं तो रिजल्टेंट वेव का डायलॉग ये बन रहा है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो क्या ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढ सकते हैं जो दोनों में फिट हो जाए? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। दोनों उठाइए, आप ये लिख दीजिए कि रिजल्टेंट वेव का आपको सम नहीं करना, वेक्टर सम करना है। इस वेक्टर सम का मतलब होता है जोड़ो मगर फेज को ध्यान में रख के। यहां पे क्या बोलते थे? यदि दो वेक्टर जोड़ते थे तो हम जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के, है ना? जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। यहां बोलेंगे जोड़ो मगर फेज को ध्यान में रख के। अब सेंटेंस लिखने को तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। अच्छा, ये 2 से ज्यादा भी वेव हो सकती थी, इनको बोलेंगे कंपोनेंट वेव, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेव। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन 2 or more wave overlap in a medium, a new wave is formed called resultant wave, whose displacement at any instant, whose displacement at any instant, यानी रिजल्टेंट वेव का आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहीं पे भी, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल या कंपोनेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। खत्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
होपफुली इनके वीडियो देखोगे और अच्छे से समझोगे। और आज का लास्ट टॉपिक, हाँ, क्योंकि मैं अभी समझ जाओगे, छोटी क्लास को ले रहा हूं, समझ जाओगे, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक वो है रिफ्लेक्शन। अब मैं टॉपिक रिफ्लेक्शन वही है, कभी कभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। हम एक जनरल टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, केवल लाइट का नहीं, केवल साउंड का नहीं, सबके लिए। रस्सी में भी रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, ये क्या मतलब है हेडिंग का समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। कभी कभी इस रिजिड बाउंड्री की जगह हम वर्ड बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब, जैसे सपोज करो ये रस्सी है और रस्सी का एक सिरा मैंने सामने वाली दीवार में, सामने वाली दीवार थी उसमें कील ठोक दी, उस कील में बांध दिया है। समझ में आ गया, एक दीवार है उसमें कील ठोकी, उस कील से बांध दिया है। यानी ये रस्सी का एंड फिजिकली क्लैंप हो चुका है, यानी ये नहीं हिलेगा। मैं यहां से रस्सी को कितना भी जर्क उठाता चलूं, उठाता गिराता चलूं, ये नहीं उठेगा ना गिरेगा। लेट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज बी। इस फिजिकली रस्सी के इस पॉइंट को जो फिजिकली क्लैम्प्ड है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब मैंने यहां से एक वेव पल्स जनरेट करी। सपोज करो ये वेव जा रही है, ये वेव जा रही है। अब वेव कैसे चलती है, कैसे चलती है कि जब ये एनर्जी इस क्रॉस पे पहुंचेगी ये ऊपर उठ जाएगा, फिर मतलब इसको ऊपर उठाएगी तभी तो ऊपर उठाए भाई। जब ये अपने इस वाले और पास ले आता हूं, ये वाला एनर्जी जब इस क्रॉस पे पहुंचेगी तो इस क्रॉस को ऊपर उठाएगी, ये ऊपर उठ जाएगा। फिर जब ये आगे बढ़ जाएगी तो वो अगले वाले क्रॉस को ऊपर उठाएगा। तो अब सीन ये है कि यदि ये यहां पहुंच गई ये वेव है ना, वेव, इसको y1 मान लेते हैं, y1 पूरी वेव को, है ना, y1, इस पूरी वेव को y1 मान लिया, ठीक है। अब बताइए ये यहां पहुंच गई और इस पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने बी, इस पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने बी, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक, जब ये y1 इस बी पे पहुंचेगी तो जो हरकत इस क्रॉस के लिए की गई, फिर इस क्रॉस को की गई, इस वेव आगे बढ़ती गई, इसको उठाया, इसको उठाया। अब y1 बी पर फोर्स लगाएगी, चल ऊपर उठ, क्योंकि वो उसी फ्लो में, उसी नेचर में आ रही है। y1 वेव चाहेगी कि मैं बी को ऊपर उठाऊं, पर बी नहीं उठेगा। उसकी हर जगह चल गई, हर जगह चल गई उसकी, लेकिन बी नहीं उठेगा। बी इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि बिकॉज दैट पॉइंट इज फिजिकली क्लैम्प, वो रिजिड पॉइंट है, रिजिड बाउंड्री है, ये मतलब होता है रिजिड बाउंड्री का, नहीं उठेगा। उल्टा यहां पे क्या और होगा, देखिए, जैसी करनी वैसी करनी। y1 बी को ऊपर फोर्स लगा रहा है, चल उठ। y1 जैसे सब पे लगा रहा था ऊपर, इस पे लगा रहा था, ऊपर उठा रहा था, तो y1 कौन है, ये वेव, ये बी पर ऊपर फोर्स लगा रही है, ऊपर उठ। तो न्यूटन थर्ड लॉ, बी y1 पे नीचे फोर्स लगाएगी, चल नीचे आ। उसका असर ये होगा कि अब ये वेव, ध्यान रखना, y1 ने बी पे ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन बी वाई पे नीचे लगाएगा। एक बार होता ना, एक फिसलनी जगह हो, मैं इसको बोर्ड को, दीवार को आगे धक्का दूं तो दीवार तो मुझे धक्का देगी, मैं पीछे खिसक रहा हूं। देखो मैं यूं धक्का दूं तो मैं पीछे खिसक रहा हूं कि नहीं खिसक रहा हूं, खिसका ना। तो अब यानी मुझ पे असर तो पीछे खिसकने का आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही y1 ने बी को तो कोशिश की उठाने की, लेकिन बी ने उल्टा क्या किया, बी तो उठेगा है ही नहीं, बी ने उसको नीचे फोर्स दे दी, जिसकी वजह से ये असर होगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी ने उसमें नीचे जर्क मार दिया। अब ये वेव ऐसे आ रही है नीचे से। हम क्या बोलते हैं कि अब इसको कैसे बोलते हैं, हम इसको फिर y1 ना बोल के, इसे y2 ना बोल के, इसे इंसिडेंट वेव बोलेंगे कि एक वेव इंसिडेंट हुई रिजिड बाउंड्री पे और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इंसिडेंट वेव गई ऐसे, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई है, रिफ्लेक्शन उसका ऐसे आया है, ये रिफ्लेक्शन ही था। जो मैंने आज 1.5-2 मिनट के वीडियो भेजे है ना, मैं लिंक में डाल दूंगा, लिंक में बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सॉरी उल्टा हो गया, लेकिन आपको वो देख के आने चाहिए थे वीडियो। देखना, बारीकी से देखना, इस असर को देखना। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो क्या कहते हैं इसे, रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा और आप उतने टाइम में 1.5 मिनट का है, बस देखिएगा। लेकिन पहले यहां देखिए, फिर वो देखना जो मैं कह रहा हूं, ये उल्टी होके वेव आएगी। अच्छा, मेरे पास एक मैथमेटिकल लॉजिक भी है कि वेव, अच्छा टेक्निकली ये उल्टी वेव होगी कि नहीं होगी, फेज पाई चेंज हो गया कि नहीं, 180 डिग्री पलट गई फेज में,
इसको बोलते हैं कि 180 डिग्री पलट गई, फेज पाई चेंज हो गया, फेज पाई चेंज हो गया। ठीक है, आप साइन वेव बनाना, साइन थीटा की वेव बनाना है ना कोने पे, y इक्वल टू साइन थीटा ऐसे बनेगी। और अब इसको बनाना y इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बनाना, बनाइएगा बेटा इसको वेव फंक्शन का ग्राफ। तो आप जब y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाते हो तो ये आता है, लेकिन y इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई का बनाओगे ना तो ये ग्राफ आएगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो चलो चलो, y साइन थीटा का ग्राफ ये आ गया, मैं मान लो इसका सिर्फ अब यदि मैं कहता हूं y इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा का ग्राफ खींचो, तो माइनस का मतलब जो वैल्यू इसमें पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो ऐसा ग्राफ आएगा। जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव होंगी, वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी इसमें। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस पाई, इस माइनस को यहां रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना जो वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होती थी, 180 डिग्री डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता था, यहां 180 डिग्री फेज में रिफ्लेक्ट होता है। और सपोज करो मैं आधी आधी वेव बनाऊं, बस मैं नहीं बना रहा पूरी, तो आप देख लीजिए कि यदि साइन थीटा वेव ऐसे है तो थीटा में पाई जुड़ने के बाद ये ऐसे आ रही है वेव। तो इसका मतलब यदि इंसिडेंट वेव किसी रिजिड बाउंड्री से टकराती है तो उसके फेज में पाई परिवर्तन आ जाएगा। पाई परिवर्तन मतलब, परिवर्तन बताता हूं, यदि वाई आई की इक्वेशन में आर साइन थीटा लिखूं, वाई आई की इक्वेशन आर साइन थीटा लिखूं, तो कभी ये कहना चाह रहा है कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन साइन थीटा प्लस पाई होगी। यदि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आर साइन थीटा है तो रिफ्लेक्टेड वेव आर साइन थीटा प्लस पाई होगी, क्योंकि जो पाई आ जाता है तो वेव पलट जाती है, या वेव पलट जाती है तो उसका फेज ऐसे होता है। आइए मेरे पास एक मैथमेटिकल और आर्ग्यूमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट वेव आई और रिफ्लेक्टेड वेव स्टार्ट हुई, ये वाला पॉइंट जो, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव आई है, रिफ्लेक्टेड वेव स्टार्ट हो रही है। तो यानी यहां पर रिजल्टेंट वेव बनेगी वाई आई प्लस वाई आर, बनेगी नहीं बनेगी? भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सिखा गया है कि द रिजल्टेंट वेव y1 y2 लिखने की बजाय y i y r लिख दिया मैंने। I स्टैंड फॉर इंसिडेंट वेव, r फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिजल्टेंट वेव इन दोनों का सुपरपोजिशन होगी। अब बताइए एट बी वाई आर जीरो है या नहीं ऑलवेज पॉइंट बी पर? क्यों? क्योंकि पॉइंट बी फिजिकली क्लैम्प्ड पॉइंट है, वो हिल ही नहीं सकता। जैसे ये पार्टिकल ऊपर उठा होगा कभी, ये उठा होगा, ये पार्टिकल कभी ऊपर उठा होगा जब वेव पल्स आगे आ गई होगी, बी तो उठ ही नहीं सकता ना। तो हम बी के बारे में तो श्योर है ना कि वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहने वाला है, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज फिजिकली क्लैम्प्ड, ना ऊपर हिलेगा ना नीचे हिलेगा, तो रिजल्टेंट वेव जीरो। तो अब बताइए इसकी जगह मैं जीरो लिख दूं वाई आई प्लस वाई आर, तो इसका मतलब आप यहां पे भी देखिए जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो माइनस वाई आई है, लो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो माइनस वाई आई है। इसका मतलब दैट इज इफ वाई आई की वैल्यू आर साइन थीटा है, यदि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, मैं अभी आर साइन थीटा मान रहा हूं, तो देन रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन माइनस वाई आई होगी, यानी माइनस आर साइन थीटा होगी। और माइनस आर साइन थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है आर साइन थीटा प्लस पाई। बेटा कैसे भी समझ लो, आपको समझना ये है और बाद में रटना भी ये है कि जब कोई वेव रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो वो पलट जाती है, और पलटना वेव फंक्शन में यहां रिफ्लेक्ट होता है पाई के साथ, पाई वैल्यू ऐड हो जाती है। इंसिडेंट वेव आर साइन थीटा है तो रिफ्लेक्टेड वेव आर साइन थीटा प्लस पाई हो जाएगी। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो ये समझ में आया या नहीं आया कि रिफ्लेक्टेड वेव पाई चेंज हो जाएगी? मैंने दोनों कोशिश करके देख ली, ठीक है, मैथमेटिक्स भी बता दी कि भैया पाई चेंज हो जाएगा। अब एक चीज और है ना, ये तो हो गई रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन। अब आता है, ठीक है, रिजिड बाउंड्री मतलब डेंसर मीडियम भी हो सकता है, वहां रिफ्लेक्शन ये होगा। बेटा ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि एक पतली स्ट्रिंग और एक मोटी रस्सी और रस्से का कॉम्बिनेशन है, यदि आप यहां जर्क दोगे है ना, तो जब ये यहां टकराएगा तो यहां से भी पलट के आएगी फिर वो। लेकिन इसमें एक चीज और होगी, इसमें ट्रांसमिशन भी होगा। अभी ट्रांसमिशन लॉक है, ट्रांसमिशन नहीं होगा। अच्छा एक मिनट सुनो, आपने बचपन में लाइट के लिए पढ़ा होगा, यदि ये कोई ग्लास सरफेस है, ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, तो यदि कोई लाइट आएगी तो इसका एक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होता है और एक कंपोनेंट ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होता है। इस पॉइंट पर जब लाइट आई तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ
कुछ रिफ्रैक्शन हुआ तो इंसिडेंट एनर्जी दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। जो यहां होगा इसमें कुछ जैसे ही टकराएगी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ उसमें भी जाएगा। लेकिन यदि मैं मिरर ले लूं जिसमें लॉक कर दूं, अब सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या है, यहाँ पे लॉक कर रखा है, एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी, लौट के ही आएंगे। तो इसमें ये एज्यूम कर सकते हैं यदि एनर्जी लॉस नहीं है, 10 जूल एनर्जी डालोगे 10 जूल तो 10 की 10 वापस ही आएगी। इसमें 10 जूल एनर्जी डालोगे तो 10 नहीं आएगी, क्योंकि कुछ इधर भी प्रॉपर्टी के दो हिस्सेदार है। भले एनर्जी लॉस 0 मान लीजिए, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बाप के दो बेटे हो गए ना, तो दोनों को बराबर हिस्सा कम ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें बाप की सारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए यदि हम एनर्जी लॉस को कंसीडर ना करें तो ये भी तय है। ये देखिए इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी एम्पलीट्यूड आर ही मानना है आपको, इसमें नहीं मानते। पर ये कंपटीशन में है तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के बांधे हो गए। इसमें जब वो टकरा के लौट के आएगा ना तो एम्पलीट्यूड आर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। अब आ जाइए, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। बी हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री मतलब अब उसको फिजिकली क्लैंप नहीं करेंगे। मतलब बताता हूं कैसे। एक होता है कि जैसे सपोज करो पहले मैंने क्या किया, ये रस्सी को, ये कील है, कील से बांध दिया। अब एक काम कर सकते हो, ये रस्सी यहां कील और कील में धागा बांध दिया। मान लो धागा ले लिया, धागा ये है ना, धागा बांध दिया। आपकी रस्सी ये रही, मतलब यहां एंड हो जाती है आपकी रस्सी, आपकी रस्सी ये एंड हो जाती है। आपके लिए सिस्टम ये है बस। तो अब जब एनर्जी जाएगी तो ये पॉइंट तो ऊपर नीचे हिलेगा ना। जैसे पॉइंट बी, मतलब जो पॉइंट बी यहां पे था वो पॉइंट बी अब यहां पर है, क्योंकि बी कौन सा पॉइंट था जहां आपकी रस्सी एंड होगी। अब पॉइंट बी कौन सा है, रस्सी जहां एंड होगी, ठीक है। या फिर एक और तरीका जो मैंने नोट्स में डाला है उसको भी देख लेते हैं। देखिए आप एक काम करिए, अब की बार रस्सी को किसी छल्ले, रिंग छोटी सी रिंग लीजिए, ये रही रस्सी, और यहां एक रिंग बांध दीजिए, रिंग का, ओके। अब इसको एक मिनट इमेजिन करो, एक मिनट मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन दूं, ये यहां पे एक स्टिक है, ये इसमें यहां कील ठुक रही है, कील, ये कील निकल रही है इसमें से, है ना, ये परमानेंट कील निकल रही है, ऐसे कॉम्बो है ये। अब वो जो छल्ला है, जो रिंग है, वो इसमें स्लिप कर दीजिए यूं कट, तो वो यहां आके अटक जाएगी। इसका पर्पस ही यही है कि उस रिंग को यहां अटका ले। कुछ है यहाँ पे, जैसे ये यूं जोड़ दूंगा तो अटक गई ना रिंग यहाँ। यदि ये नहीं होता, ये इससे अटकी है, मैंने हाथ से नहीं, ध्यान रखना, इससे अटकी है। यदि ये नहीं होता तो ये नीचे गिर जाएगी ना। तो इसका जो रोल है वो ये है कि रिंग यहाँ पे रुक गई। अब इस रिंग को यहां धागे से बांध दीजिए, यहां धागे से। अब ये यूं ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, यूं। तो देखिए एक छल्ला लिया मैंने, और जो डेमोन्स्ट्रेशन ये ऐसे और ऐसे, और एक ये कील जो निकाल दी। होपफुली समझ में आ गया। ये कुछ भी, ये रिजिड सपोर्ट है ना। देखिए आपको मैनेजमेंट ये समझ में आ गया ना कि मैंने कैसे सेटअप तैयार किया है। अब यहां पर वो जर्क दीजिए, वही वाला। अब तो वाई आई लिखी दूं मैं पहले से। अब वेव चलती कैसे, वही हर अपने अगले वाले पार्टिकल को उठा के चलती है, हर अगले पार्टिकल को उठा के चलती है। ये एनर्जी जब इस क्रॉस पे पहुंचेगी ऊपर उठा देगी ए एम्पलीट्यूड से, फिर इसको उठा देगी। अब सिचुएशन ये कि जब ये एनर्जी इस छल्ले पे पहुंची, इस छल्ले पे पहुंच गई, तो अब ये इस छल्ले को ऊपर उठाएगी और छल्ला उठ जाएगा। ये पॉइंट भी नहीं उठा, ये यूं कि ये रस्सी का जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला बी, वो उठ जाएगा ना। बी वो पॉइंट था जो रस्सी का सबसे एंड था, जो रिजिडली कैंप हो गया। लेकिन अब जो रस्सी का लास्ट पॉइंट बी है वो अब उठ जाएगा। तो अब स्लो मोशन में मेरे पास एनिमेशन नहीं है, लेकिन अभी आपसे एक बात बोलूंगा, देखना ये मानते हो ये सिचुएशन आई होगी, बोले ये सिचुएशन जनरेट हुई होगी कि नहीं हुई होगी। ये छल्ला ऊपर उठा होगा, उसके बाद वो भैया छल्ले में मास भी है तो नीचे भी गिरेगा, तो वो लास्ट यहीं गिरेगा ना। अब ये ऐसे लौट के ही आएगी, ओके। दिस इज रिजल्ट वो रिफ्लेक्टेड वेव। अब यहां फेज में पाई परिवर्तन नहीं हुआ। वेव जो वेव फ्रंट था, ये जो वेव थी वो ऊपर थी, अब भी ऊपर ही है।
तो इसका मतलब यदि इंसिडेंट वेव आर साइन थीटा मानी जाएगी, मान लो आर साइन आर कॉस थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव, उसमें आपको माइनस माइनस पहनने की जरूरत नहीं है, आर साइन थीटा ना यहाँ पाई जो लगाने की जरूरत है। जल्दी बताइए ये अंतर समझ में आया कि नहीं, कि यदि ये तरीके का रिफ्लेक्शन हुआ तो आपने इक्वेशन आर साइन थीटा मानी है, तो आर साइन थीटा प्लस पाई मानोगे रिफ्लेक्टेड वेव को, और इसमें यदि आर साइन थीटा माना है तो यहाँ पे भी आर साइन थीटा ही होगा, क्योंकि वेव के फेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जल्दी बोलो जल्दी आप लोग, दोनों में ये अंतर समझ में आ गया कि नहीं, कि किसमें क्या करना है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और बताता हूं, ये थीटा मैंने थोड़ी सी फ्री हिट ली है, लेकिन ये बदतमीजी थी मेरी, पर कहते हैं ना वो बदतमीज दिल बदतमीज, उसमें स्टार्टिंग में एक लाइन बोलता है कि थोड़ी थोड़ी बदतमीजी जरूरी होती है समझाने के लिए। एक्चुअली ये तो वेव का फेज होता है। अब यह थीटा नहीं लिखोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखोगे एक्चुअल में, क्योंकि वेव पॉजिटिव, मैंने इसको पॉजिटिव एक्स माना हुआ है, ध्यान रखना इस डायरेक्शन को। समझ गए कि नहीं समझ गए? थीटा तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने फ्री हिट ले ली थी, तो ओमेगा टी माइनस वेव का फेज में ओमेगा टी के एक्स दोनों होते हैं। हाँ वो आगे पीछे लिख सकते हो, पहले के एक्स लिख दो फिर ओमेगा टी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, लेकिन एक और कलेश, अभी रुकिए, ऐसे यहां थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेते हैं, लेकिन अभी एक चीज और, ये पाई जुड़ेगा ये बात मान ली हमने। अगली लाइन देखना, आर साइन, तो थीटा की जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, सिर्फ ये नहीं लिखना। अब गौर से देखो, देखिए ये पाई क्यों आया है, क्योंकि वेव का फेज पलट गई, उस वजह से पाई आया है, लेकिन वेव की डायरेक्शन भी तो पलट गई, तो इसलिए यहां प्लस के एक्स और आएगा। यानी याद रखना, वेव की जो डायरेक्शन पलटती है वेव की चलने की, वो तो यहां रिफ्लेक्ट होती है यहां पर, लेकिन वेव का फेज पलट गया वो यहां रिफ्लेक्ट होता है। यहां क्या करना है, वेव यूं जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, फेज तो पलटा नहीं था तो पाई तो आया नहीं, लेकिन थीटा ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये वेव ये डायरेक्शन पलटी है। ध्यान रखना, डायरेक्शन तो दोनों में पलटी है, देखो डायरेक्शन तो दोनों में पलटी है, लेकिन फेज सिर्फ इसमें पलटा है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलने लगी उसमें हमें वो फेज में नेगेटिव एक्स एक्सिस के चलने वाली हिंट भी डालनी पड़ेगी। अब ये मेरी तरफ से लास्ट तक समझ में आया या नहीं आया? ओके, अभी मैं क्लास फ्री नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं। हालांकि मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं अब, लेकिन फ्री नहीं कर रहा हूं, रीजन बताऊंगा अभी। अब मैं अब आप एक काम करिए, वो वीडियो देखिए जो मैंने भेजा है, और 1.5 मिनट वाले हैं दोनों, देख लीजिए दोनों। अब कैसे देखना है, उसमें यह चीज देखेगी, और अच्छे से देखना, आप देखना उसमें एक बार रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से इफेक्ट है, तो आप देखोगे वो पलट के आ रही है, और इसको देखना उसमें नहीं पलटी होगी। और एक अच्छी चीज, जो वो एनिमेशन सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना नहीं चाह रहा था, पर आपको देखना है, उसने क्या किया है, ये जो हाथ है यहां पे हाथ, उसने यूं जर्क दिया, यूं पल्स गई पलट के आएगी, और जब वो अपने वापस हाथ पे आएगी यहां, और हाथ भी उसने हाथ को हिलाया नहीं है, अगली बार हाथ भी रिजिड की तरह भाग करेगा, तो ये वेव जब हाथ से आएगी ना, तो गौर से देखना, टकराने के बाद वो फ्री हो जाएगी। ये चीज नोटिस करना दोबारा से, मतलब ये यहां से आके हाथ से टकरा के फिर पलट जाएगी, क्योंकि हाथ भी रिजिड की तरह काम कर रहा है, उसने हाथ को कस के पकड़ लिया था। यूं पल्स फेंकी, यहां से तो पलट के आएगी, फिर वो यहां से भी पलट के आ रही है। चेक करिए बेटा इसको, इतनी देर के लिए रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूं।